हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली बार मैंने वीडियो में कवर किया था सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 476 एंड सेक्शन 484, जिसमें मैंने दो शेड्यूल के बारे में भी बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल जो कि अपराधों के वर्गीकरण के बारे में बात करता है एंड सेकेंड शेड्यूल जो कि फॉर्म्स के बारे में बात करता है। टोटल फॉर्म सेकेंड शेड्यूल में से 56 दे रखे हैं, जिसको कि मैंने कनेक्ट किया था सेक्शन 470 के साथ में। तो आज हम बात करते हैं सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 के अंदर टोटल 26 डेफिनेशन कवर कर रखी हैं, जिसमें से पहली डेफिनेशन जो है वो है वेलेबल ऑफेंस। वेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जो कि सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में या किसी अदर लॉ में उनको वेलेबल बताया गया है। अगर वेलेबल से अलावा अन्य कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वो हमेशा नॉन वेलेबल कहलाएंगे। उसके बाद में आता है सेकंड सेक्शन से 2 का बी। इसमें बात करता है चार्ज के अंदर एक से अधिक चार्ज सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब ये है जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वो एक से ज़्यादा धाराओं में उस पर चार्ज लगाया जाता है। तो जब एक से अधिक धाराओं में जो भी चार्ज लगाया गया है वो भी चार्ज में सम्मिलित होगा। तीसरा बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जो शेड्यूल 1 में या सीआरपीसी में पुलिस बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो वो कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बाद में बात करते हैं अपन सेक्शन 2 का डी, यानी कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में या फिर मौखिक यानी कि रिटर्न में या फिर ओरली अभिकथन अभिप्रेत है। यह जो है वह किसी ज्ञात व्यक्ति के या किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी 173(2) के अंदर जब भी पुलिस अधिकारी कोई रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है और इन्वेस्टिगेशन पर यह पता चलता है कि वह कॉग्निजेबल ना होते हुए वह क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी के द्वारा जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो उसको अपन कंप्लेंट मान लेंगे, और जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको अपन कंप्लेनेंट मान लेंगे। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट के संबंध में पहला, राज्य के संबंध में एक हाई कोर्ट होगा। दूसरा, यूटी के संबंध में अगर राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि राज्य की जो हाई कोर्ट है उसकी अधिकारिता का जो विस्तार अगर विधि द्वारा किया गया है तो यूटी के अंदर वह हाई कोर्ट मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ का जो विस्तार जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब का जो विस्तार है वह चंडीगढ़ एक यूटी है, उस पर भी विधि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि चंडीगढ़ का भी जो हाई कोर्ट माना जाएगा वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट माना जाएगा। तीसरा बात करता है कि अन्य राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि अन्य कोई यूटी है जिस पर कि राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा नहीं किया गया है, तो वहाँ दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय जो वो होगा वह क्या कहलाएगा, हाई कोर्ट कहलाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 2 का एफ का मतलब इंडिया से वह अभिप्रेत है। इंडिया का मतलब वह है जहाँ सीआरपीसी के उपबंध लागू होते हैं, यानी कि जहाँ सीआरपीसी का विस्तार है वहाँ क्या माना जाएगा, वह इंडिया माना जाएगा। फिर बात करते हैं इंक्वायरी इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय के द्वारा की जाती है, लेकिन वो ट्रायल नहीं कहलाती। जैसे कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें कि पुलिस अधिकारियों को कोई भी सफिशिएंट एविडेंस न मिलने के कारण उन्होंने क्या की, एफआईआर लगा दी। उन्होंने कोई अपराध घटित हुआ नहीं माना तो उन्होंने एफआईआर लगा दी। तो एफआईआर लगाने के बाद में प्रवादी ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। प्रोटेस्ट पिटीशन जब भी पेश की गई तो उसके बाद में गवाहों के बयान हुए, तो जो बयान होने के बाद जो बयान होते हैं फिर उसके बाद में 202 की कार्रवाई की जाती है।
तो 202 की कार्यवाही का मतलब ये होगा कि वहाँ बयान से वह क्या करेगी, मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय इंक्वायरी करेगी। तो कहने का मतलब 202 के बयान, 202 के जो बयान होते हैं वो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी चल रही होती है उस टाइम। लेकिन विचारण से भिन्न, विचारण को इंक्वायरी नहीं माना जाएगा। विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट या समझ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वह इंक्वायरी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी पुलिस के द्वारा या फिर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति यदि साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए किया जाए तो वह क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग न्यायिक कार्रवाई। इसके अंतर्गत वह ऐसी कार्रवाई होती है जो कि साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या फिर लिया जा सकता है, या फिर जब कोई भी साक्ष्य जो है वैध रूप से लिया जाता है तो वह क्या कहलाते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन के बारे में। ज्यूरिडिक्शन जो है वह ऐसा क्षेत्र जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी शक्ति का जहाँ प्रयोग कर सकता है तो वो कहलाता है ज्यूरिडिक्शन। कहने का मतलब ये है जहाँ कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तो वह उसका ज्यूरिडिक्शन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन जो है उसको यह सेक्शन 8 से रहता है। इसके लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 8, जिसमें बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है। इसको भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिर बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल। 2L के अंदर बात करता है नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद बात करते हैं अपन 2M यानी कि नोटिफिकेशन वो होता है जो राजपत्र में, जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, तो वो होता है नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं अपराध, ऑफेंस का मतलब क्या होता है। ऑफेंस का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कार्य या फिर कोई भी ना किया हुआ कार्य, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कार्य या फिर ऐसा कोई भी लोप जो कि किसी विधि के अधीन दंडनीय है तो वह क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है जो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन बर्बाद किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है या ऐसा कोई भी लोप किया जाता है जो कि विधि के द्वारा दंडनीय है, या फिर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसका बर्बाद किया जा सकता है, तो वह अपराध माना जाएगा। तो बात करते हैं ऑफिसर इंचार्ज यानी कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। जब पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है वह एब्सेंट हो या किसी भी बीमारी के कारण या फिर किसी अन्य कारण वह क्या नहीं कर पा रहा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हो, तब थाने में ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस भार साधक अधिकारी से नीचे की पंक्ति का और कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का होगा, वह क्या कहलाएगा, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कहलाएगा। या फिर राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है तो वह कहलाया जाएगा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। इसके बाद बात करते हैं 2P प्लेस के अंतर्गत हाउस, बिल्डिंग, वेसल, टेंट या फिर कोई भी व्हीकल आ सकता है, सम्मिलित है। फिर बात करते हैं प्लीडर जो है वह किसी विधि के द्वारा उन्हें विधि व्यवसाय करने के लिए अर्थात पैरवी करने के लिए ऑथोराइज किया गया है, या फिर ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो न्यायालय की अनुमति से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्लीडर कौन कहलाता है, जो कि विधि के द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए ऑथोराइज किया गया है, प्राधिकृत किया गया है, या फिर ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया जाता है, तो वह कहलाता है प्लीडर। इसके बाद में आता है पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य है 173(2) यानी कि सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है वह पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं 2S पुलिस स्टेशन क्या होता है, किसे कहते हैं पुलिस स्टेशन। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी
जो भी पोस्ट या फिर कोई भी प्लेस, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी चौकी या कोई भी स्थान जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई है या और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी स्थानीय क्षेत्र है तो वह कहलाता है पुलिस स्टेशन। अब बात करते हैं प्रेस्क्राइब, जो कि इस संहिता के अधीन किसी भी नियमों द्वारा विहित किया गया है वो प्रेस्क्राइब कहलाता है। बात करते हैं टू यू यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अलग से एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 24, जिसमें बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। नियुक्त सेक्शन 24 के अंतर्गत भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं 2V के बारे में, यानी कि सब डिवीज़न। सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट को, यानी कहने का मतलब यह है कि वह डिस्ट्रिक्ट का कोई भी उपखंड, जिले का कोई भी उपखंड जो है वो क्या कहलाएगा, सब डिवीज़न कहलाएगा। इसको अपन बात करेंगे वैसे सेक्शन 7 के साथ में, इसको कनेक्ट करेंगे सेक्शन 7 के साथ में। अब बात करते हैं सेक्शन 2W समन केस। समन केस कौन से होते हैं? समन केस वे मामले होते हैं जो कि वारंट मामले नहीं होते। समन केस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वारंट मामला कौन सा होते हैं। तो वारंट मामले को डिफाइन किया गया है 2X के अंदर। 2X में बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है वह वारंट मामला कहलाएगा। तो इससे यह चीज़ क्लियर होती है कि 2 वर्ष से कम के जितने भी मामले होंगे वो समन मामले कहलाए जाएंगे। अब बात करते हैं 2WA यानी कि विक्टिम। विक्टिम जो है वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि ऐसे कार्य या फिर लोभ से कोई भी हानि या फिर क्षति कारित हुई है। ऐसे कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य जो कि या फिर ऐसा कोई भी लोप जो कि किसी विधि के द्वारा दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति को हुई है जिसको कि किसी हानि या फिर उसको कोई भी क्षति हुई है तो वो क्या कहलाएगा, पीड़ित कहलाएगा। और इस पीड़ित शब्द के अंदर उसका संरक्षक और उसका वैधिक वारिस भी सम्मिलित है। अब बात करते हैं कि यदि ऐसे कोई भी शब्द जो कि CRPC के सेक्शन 2 के अंदर परिभाषित नहीं किए गए हैं और भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860 के में परिभाषित किए गए हैं तो उनके वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है। कहने का मतलब यह है IPC के अंदर अगर कूटकर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है तो CRPC के अंदर कोई भी कूटकर्ण शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ वही माना जाएगा जो कि IPC के अंदर कूटकर्ण का शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो भी उसको परिभाषित किया गया है। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में टोटल 26 धाराएं थी। सेक्शन 2 के अंदर 26 डेफिनेशन थी। अगला बात करेंगे हम अरेस्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।